हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल और अच्छे से आप तैयारी एंड प्रैक्टिस कर रहे होंगे एग्ज़ाम के। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 जब मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, उतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करूँ और फिर दूँ। तो ये क्वेश्चंस मैंने फ्रेम नहीं करे हैं, ये मैंने नेट पे से उठाए हैं, गूगल वगैरह पे से। तो लेकिन हाँ, इनका जो लेवल है वो वही है जो आपका ATC के एग्ज़ाम में लेवल आता है। तो दैट्स वाई मैंने क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं। और बाकी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में या अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एंड तो अब मैं इस पेपर का जो है डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ। देखती हूँ जितने क्वेश्चन अभी हो पाएंगे अभी करेंगे, अदरवाइज़ तो फिर एक वीडियो कर लिया है। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगी, 15-20 मिनट का ही रखूँगी। तो चलिए हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो यार, इस क्वेश्चन को देने का मतलब ये था आपको, ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन ये दोनों आपस में इतनी अच्छी तरह बैलेंस हो जाते हैं कि फाइनली ये जो है ये आपकी न्यूट्रल हो जाती है। मतलब इनके ऊपर जो ये आपकी वेव ट्रैवल करती है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी एनवायरनमेंट में आपकी एक्सरे है, अल्फा रेज है, बहुत सी रेज ट्रैवल कर रही है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन किसी से भी आपको करंट या झटका नहीं लग रहा होता है। तो उसका रीज़न इज़ दैट कि ये न्यूट्रल कर देती है और चार्ज लेस हो जाती है। पहला पॉइंट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती है। फर्स्ट पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म से मिलकर बनी होती है। सेकंड पॉइंट के ये न्यूट्रल होती है, चार्जलेस होती है। थर्ड पॉइंट आपका ये कि ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए इस तरह से अरेंज होता है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट और थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये आपकी इसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, तो ये वैक्यूम में ट्रैवल कर लेती है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसका कि ये आपकी जो है आपकी वेव दो तरह से ट्रैवल करती है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्सल। तो ये जो होती है ये आपकी ट्रांसवर्सल वेव है। ठीक है, छठा पॉइंट कि आपके ये जो अब मैंने बताया कि ये न्यूट्रल है, इसके पास चार्ज नहीं है, तो जिस चीज़ के पास चार्ज नहीं होता क्या पॉसिबल है उसे डिफ्लेक्ट करना? तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है किसी भी चीज़ से, आपका चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ये किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। सेम चीज़ डिफ्लेक्ट नहीं होने वाली मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, जब हम एक्सरे पढ़ा रहे थे, एक्सरे पढ़ाया था मैंने, उसको प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक्सरे भी आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होती है किसी भी चीज़ से। याद होगा मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जब मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको अल्फ़ा बीटा गामा रेज के बारे में बताया था। वहाँ मैंने आपको बताया था अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज होती है तो ये निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरह का डायग्राम बनाया था। इधर निगेटिव प्लेट की तरफ अल्फा चली गई थी, अल्फ़ा चली गई थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आपकी बीटा चली गई थी, दैट इज निगेटिवली चार्ज, एंड गामा आपकी न्यूट्रल थी, आपकी स्ट्रेट चली गई थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो ये आपकी गामा भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। और आपको पता होगा कि आपकी गामा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बनवाया था उसमें मैंने आपको लिखवाया था, सबसे पहले आपकी गामा वेव होती थी उसमें, एंड देन आपकी एक्सरे होती थी, उसके बाद आपकी कैसे याद करवाया था मैंने, GXU अल्ट्रा वायलेट हो गई, फिर VIR ये विजिबल हो गई, इंफ्रारेड हो गई, रेड हो गई, GXUV करके याद करवाया था ना। इसमें एक और आती है यार आपकी माइक्रो वाली, वो मैं आपको बता देंगे अभी छोड़। ठीक है, तो अब इतनी थ्योरी पढ़ाने के बाद अगर अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप आराम से इसका आंसर कर देंगे। देखो गाइस, आपका ना एक एक टॉपिक लेके उसके ऊपर लेक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अब ये क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज ही सही है, इससे आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो सॉरी, अगर आप इन ऑप्शंस, अच्छा हाँ एक चीज़ और, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ में लिखवाया था कि जो आपकी एक्सरे होती है ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, एक्सरे की स्पीड ऑफ लाइट से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, तो सिमिलरली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये 7-8 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए हैं, इसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन कर लेंगे, थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, अब आपका वेव्स आर डिफ्लेक्टेड बाय,
देखो डिफ्लेक्टेड बाय, अब डिफ्लेक्टेड तो होती ही नहीं है, जब चार्ज ही नहीं है तो डिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, मैं आपको एज इट इज़ ये फाइल शेयर कर दूँगी गाइज। मैंने आपको शायद वो हुज वाली भी नहीं करी है शेयर ना, वो भी कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन द ऑर्डर ऑफ ससेप्टिबिलिटी। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक पूरी टेबल बनवाई थी, उसमें मैंने आपको डाया, पैरा और फेरो के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो आपका डाया मैग्नेटिक होता है ये आपका निगेटिव होता है, नहीं नॉट निगेटिव, हाँ ये आपका निगेटिव होता है आपका डाया, एंड पैरा जो होता है ये आपका 1 के अराउंड ही होता है, अप्रॉक्स 1, लाइक आपका 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन बहुत कम होता है। और फेरोमैग्नेटिक आपका मोर देन 1000 होता है, बहुत ज़्यादा होता है ये वाला। तो अगर आप इसको ऑर्डर ऑफ ससेप्टिबिलिटी से अरेंज करेंगे तो पहले फेरोमैग्नेटिक, फिर पैरा एंड देन डाया। ओके, ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आपको निकालना है। फेज डिफरेंस आपका क्या होता था, हम इसको डिनोट करते थे इससे, हाँ फेज डिफरेंस इससे करते थे ना, नहीं फेज डिफरेंस हम इससे पाई से करते, इंट्रोड्यूस बाय द कैल्साइट क्रिस्टल की वजह से आपका कुछ, आपका कोई होगा कहीं पे कुछ एक इंस्ट्रूमेंट, उसमें आपका बीच में कैल्साइट क्रिस्टल लग दिया है, जिसकी वजह से एक फेज डिफरेंस आ गया है। अब कैल्साइट क्रिस्टल की इतनी है थिकनेस, एंड आपकी ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट और वेवलेंथ है इतना। देखो गाइज, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट को देख के आपको डरना नहीं है, कुछ इसमें नहीं होता है, कुछ इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, वेवलेंथ आपको गिवन है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। अब अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको थ्योरी चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि आपका जब पाथ, अभी ये तो मैंने आपको रिवीजन में बताया है, पाथ डिफरेंस होता है आपका सोर्स से लेके एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, बट सिंस यहाँ पर हमें और जब मैंने आपको वेव चैप्टर का थ्योरी पोर्शन पढ़ाया था ना, तब मैंने वहाँ आपको बताया था कि अगर आपको एक से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो थिकनेस वाले क्वेश्चन में, μ-1 × T लिखते थे ना फ्रॉनर डिफ्रैक्शन के केस में, जब हमारा सॉरी जब सिंगल स्लिट लगा, जब बीच में एक थिन फिल्म लगाते थे तो हम ये लिखते थे। वहाँ मैंने बताया था अगर म्यू की जगह आपको 2-3 दिया हो तो आप 2 म्यू दिए हो तो μ2 - μ1 करते हैं इस तरह से। तो सेम यहाँ पर भी अगर आपको दो अलग गैप नहीं दिया है, यहाँ पर कोई पोजीशंस नहीं दी हैं, तो आप यहाँ पर एक को मानेंगे म्यू, क्योंकि देखो गैप किसकी वजह से आ रहा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से आ रहा है ना, इन लाइट्स की वजह से। तो जो आपका ये पाथ गैप है वो आपका क्यों है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से है। तो इसीलिए आपका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, μe - μ0 इनटू आपका जो है थिकनेस ऑफ द, जो भी आपकी स्लिट की थिकनेस थी, ये आया आपका पाथ डिफरेंस। और फेस डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब आप इसमें अपना पुट कर दो लैम्डा μe - μ1। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको पुट करके सॉल्व करोगे तो 2π में दिया है ना, तो आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाई की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, लैम्डा आ गया 6000। इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो 1.547 में से माइनस करोगे 1.554 मल्टीप्लाई बाय 30। इसको आप करके देखो, ये जाएगा तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, आपका आंसर नंबर 2 आ जाएगा सही, लेकिन इसको कैलकुलेट करके देख लेना। मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ बिकॉज टाइम नहीं है उतना। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया था मैंने, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ रखा ताकि ये चीज़ आपको मैं बता सकूँ। देखो आपसे पूछा गया है रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप आपकी किस कंडीशन में ज़्यादा होगी। बहुत ईजी है, बता दोगे, लेकिन मैंने क्यों रखा है क्वेश्चन रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप का फॉर्मूला बताने के लिए, क्योंकि मैंने आपको रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाया है। ठीक है, और टाइम भी नहीं है कि मैं आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ा सकूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे दिखी वो मैंने रख ली हैं क्वेश्चंस में, आगे के क्वेश्चंस में और आ जाएंगे आपके। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है, R = 1.22 डिवाइडेड बाय λd। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्टिव सॉरी व्हाट रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, यही होता है ना, 1.22 बाई लैम्डा होता है, लैम्डा डी भी आता है साथ में। मैं बस इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। इसको आप लोग या तो चेक कर लीजिएगा, लिटिल बिट गेट कंफ्यूज बिटवीन के नीचे आपका लैम्डा डी आता है पूरा या लैम्डा ही आता है। ये मैं सेकंड वाइज मैं भी चेक करके बता देती हूँ, अदरवाइज तो फिर बाद में।
गाइस वो इसीलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ ये लिखने में गलती कर दी। पर एक सेकेंड, ये क्या होगा आपका d डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। सॉरी फॉर दिस थिंग यार, क्योंकि अब ये सुबह के 4:30 हो गए हैं, रात भर आपके क्वेश्चंस बैठ के ढूंढे तो थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो d बाय 1.22 लैम्डा होता है। ठीक है, यहाँ पर d क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। शिट यार, ये बंद नहीं होना चाहिए, मैंने सेव भी पता नहीं करी नहीं करी है। सेव है, चलो। d होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लैम्डा तो आपका वेवलेंथ होता है, यू नो दैट r इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि किस कलर के लिए आपका मोर रिजॉल्विंग पावर होगा। तो आपकी जितनी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर हम विब गौर के हिसाब से देखते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका होता है रेड का। अभी हमने वेव ऑप्टिक्स में बहुत पढ़ा है वाली चीज़ कि हमारा वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है और ब्लू का कम होता था, तो वॉयलेट का तो और भी कम होगा। तो अगर हम इस सीरीज़ में देखेंगे तो हमारा वॉयलेट है जिसकी सबसे कम होती है, तो हमारा इसका रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, तो वॉयलेट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, बाई प्रिज्म इज़ द फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म की बात कर रहा है। अच्छा गाइस, मैं आपको ना फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म के क्वेश्चन लेने से पहले इसके बारे में ना थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म नहीं पढ़ाया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या अलग से 5 मिनट का एक वीडियो बनाकर डाल दूँगी फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म का ना, वही सही रहेगा। मैं अभी पढ़ा देती हूँ आपको, ज़्यादा इसमें कुछ लंबा है नहीं, 2 मिनट का वीडियो है, अलग से डालूँगी और फिर वो टाइम मिला नहीं मिला पता नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। 1 मिनट के मुझे। ओके गाइस, चलिए तो यहाँ से हम अपना फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म देखते हैं। देखिए फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म क्या है ना गाइस, देखो ये आपका ना कॉर्नर जो हमने डिफ्रेक्शन, कॉर्नर डिफ्रेक्शन नहीं, जो हमने वो पढ़ा था जिसमें हमने एक थिन फिल्म ऐड कर दी थी, टी उसका था थिकनेस और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू था। ये फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म उसी की तरह है एक्चुअली, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज मोर एंड लेस ही वही चीज़ है। कैसे वही चीज़ है, देखो मैं बताती हूँ। इसमें आपका क्या करता है, ये एक स्लैब हो गई, एक स्लैब ये हो गई, ठीक है, और इसमें यहाँ पर एक ये एस हो गया इसका ओपनिंग, और यहाँ पर एक सोर्स S1 हो गया, सोर्स S2 हो गया, और इन दोनों का डिस्टेंस आपका D हो गया। और जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारी स्लिट S1 S2 हो गई और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा D हो गया। अब इसके बाद क्या करा है इन लोगों ने, फ्रेस्नेल ने क्या किया, फ्रेस्नेल जो साइंटिस्ट थे, यहाँ पर एक बाई प्रिज्म रख दिया। ठीक है, और इसका नाम क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट था तो इनके नाम पे फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म पड़ गया। अब होता क्या है कि ये सेंटर है, यहाँ से आपका निकल के कोई भी लाइट वेव आई, अब यहाँ से भी आपका ये टकरा कर वापस जाएगी, कुछ बनेगी, ये भी टकराएगी, कुछ वापस होगी इस तरह से, फिर ये कुछ यहाँ पर इस तरह यहाँ पर भी आकर मिलेगी इस तरह से, वो तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेक्शन होता ही है। यहाँ पर एक आपकी है स्क्रीन, जैसे सिमिलरली आपकी यहाँ एक स्क्रीन थी, होता क्या था, आपकी एक वेव थी, वो ऐसे जाके यहाँ से मिल जाती थी और यहाँ पर वो स्क्रीन पे बना लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया एक सिंगल स्लिट। ठीक है, सिंगल मतलब सॉरी थिन फिल्म, जब थिन फिल्म हमने ये ऐड करी यहाँ पे, ये थिन फिल्म ऐड करी हमने, तो सपोज मान लो अगर पहले उसको जाकर यहाँ मिलना था, मान लो अगर पहले वो जो वेव आ रही थी वो आपके यहाँ से जाकर यहाँ मिल रही थी, तो इस स्लिट की वजह से ये थोड़ी ऊपर खिसक गई और अब वो यहाँ पे बना रहा है। तो सेम वही चीज़ फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म भी यहाँ पर वही, वो जो स्लिट हमने ये जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा थिन फिल्म ऐड करी है ना, तो यहाँ पे फ्रेस्नेल प्रिज्म जो होता है वो ये एक्स्ट्रा थिन फिल्म की तरह काम करता है, बट यहाँ पर ये थिन फिल्म नहीं है, इसको फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म कह दिया है। इसीलिए इसके और उसके फॉर्मूलाज काफ़ी हद तक सिमिलर भी रहते हैं, थिन फिल्म वाले एक्सपेरिमेंट के और इसके फॉर्मूले काफ़ी सिमिलर हैं। थोड़ा डिफरेंस है वो मैं बता दूँगी, इस तरह से ऐसे आ गए।
और इस तरह से कई वेव्स निकलती हैं और आपका ये पैटर्न बना लिया स्क्रीन पे। तो ये है आपका फ्रिस्नल, तो ये है आपका फ्रिस्नल बाइप्रिज्म का सेटअप। ठीक है, अब इसमें आप चीज़ें समझ लीजिए। आपको ये पता चल गया ये आपका डी है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि आपका सोर्स से लेके प्रिज्म तक का बीच का डिस्टेंस आपको कुछ अलग गिवन होगा, तो ये हमारा होता है ए। ठीक है, फिर कई बार आपको प्रिज्म से लेके स्क्रीन तक का एक डिस्टेंस अलग गिवन होता है, इसे हम ले लेते हैं बी। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस हमारा हमें पता है डी, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। और एक चीज़ इसमें आपको क्या पता होनी चाहिए, आपका अगर वेवलेंथ यूज़ होता है तो वो तो लैम्डा यूज़ होता है, आपको सबको पता ही है। बाकी की चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी। इसलिए देखो मैंने आपका ना ये भी चेंज नहीं करा, मैंने इसीलिए ये चीज़ चेंज नहीं करी आपकी। ये नीचे का ये जो गैप होता है, ये वाला गैप, क्योंकि हमने यहाँ पर ये डी पढ़ा था ना कैपिटल डी, तो मैंने कैपिटल डी ही रखा है। बाकी आप तो समझ जाओगे प्रिज्म बाई प्रिज्म तो क्या है इसका कैपिटल डी का मतलब। यहाँ पर कुछ अलग नोटेशन यूज़ कर लेती तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते। अब आप लोग को सिमिलरिटी समझ में आएगी। तो देखो सबसे पहले हमने बात करी इसके फ्रिंज विड्थ की। ठीक है, तो जब हमने इसके फ्रिंज विड्थ की बात करी तो वो हमारा सेम वही रहता है जो हमेशा हर किसी को होता है, लैम्डा डी बाई डी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ले लो, थिन फिल्म का ले लो, आपका फ्रिंज विड्थ हमेशा यही रहता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ये जो फ्रिस्नल बाई प्रिज्म होता है इसका कुछ एंगल बनता है। तो एंगल ऑफ बाई प्रिज्म कितना होता है आपका थीटा। ठीक है, एंड आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है आपका म्यू। अब हमारा जो स्लिट था इसमें हमारे पास था क्या, थिकनेस थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। प्रिज्म के पास क्या है, प्रिज्म के पास है एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस वाले जो आपका थिन फिल्म का एक्सपेरिमेंट था इसमें जिस जगह पर आप टी रखते थे सेम उसी फॉर्मूले में वहाँ पर टी की बजाय थीटा रख सकते हो। और हो सकता है आपको क्वेश्चन में थिकनेस ही गिवन हो, थीटा गिवन ही ना हो। ठीक है, लेकिन अगर थीटा गिवन होगा तो आप थीटा थिकनेस की जगह रखेंगे। बाकी मैं फॉर्मूला तो अभी देख ही रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका इसमें जो आपको एक मेन याद रखने वाली चीज़ है ना, जैसे हमारा वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पे हम ये निकालते थे कि अगर हमारा यहाँ ना बन के हमारी सिल्ट यहाँ बनी तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारी इस फ्रिंज विड्थ का वो हम निकालते थे, जो हमारा कितना होता है डी म्यू माइनस 1t अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हमें वो चीज़ निकालनी पड़ेगी तो सेम हम वही हमारा फॉर्मूला रहता है मोर एंड लेस, इसी तरह यही फॉर्मूला रहता है और इसी के बेसिस पर हम निकालते हैं। इसको मैं एक्सएन ही लिख देती हूँ। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ शिफ्ट होता नहीं है, ये तो हमारा एक पर्टिकुलर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उससे यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसमें कोई शिफ्ट नहीं होता, इसमें आप पोजीशन ऑफ द विथ बता सकते हो इस तरह से करके। बेसिकली इस वाली जो इक्वेशन बचती है ना ये वाली, इसका यूज़ होता है मेनली आपको दूसरे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला है इसमें वो देख लीजिए आप। आपका ये जो डी है ना इसको भी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, ये है डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, मतलब ये जो आपका गैप है ना ये वाला गैप इसका ट्वाइस म्यू माइनस 1 थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप इसमें पुट करते हैं तो आपका बीटा कितना आ जाएगा लैम्डा। अगर डी की जगह आप ए प्लस बी पुट कर दो डिवाइडेड बाय 2a म्यू माइनस 1 थीटा, तो ये आपकी इसके बीटा का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, बाकी अगर हमने ये जो फॉर्मूला देखा है आप इसकी भी हेल्प से ड्राइव कर निकाल लेते हो। हमने बहुत पहले निकाला है, जब मैंने आपको भी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया था तब इसी फॉर्मूले की इन दोनों की हेल्प से हमने निकाला था। कैसे किया था हमने, डी बाई डी दोनों में से कांस्टेंट निकाल लिया था। सपोज यहाँ से निकाला हमने डी बाई डी हमारा कितना आ गया था बीटा बाई लैम्डा। ठीक है, और ऊपर वाली इक्वेशन में से मैं सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ अलग समझाने के लिए आपको कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस तरह से करना है। इसमें से अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या एक्स एन म्यू माइनस 1 टी इक्वल्स टू डी बाई डी।
अब आप इसको और इसको, इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेट कर सकते हैं। इन्हें जब इक्वेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स एन म्यू माइनस वन टी इक्वल्स टू बीटा बाई लैम्डा। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको ज़्यादातर वेवलेंथ ही पूछता है, तो अगर आपसे वेवलेंथ पूछी जाएगी तो आप कैसे यहाँ से निकाल सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू बीटा म्यू माइनस वन टी बाई एक्स एन। ठीक है, अब वो टोटली डिपेंड करता है आपको क्या गिवन है, आपको फ्रिंज विड्थ गिवन है, आपको क्या चीज़ गिवन है। अब इस फॉर्मूले में भी आप इस टर्म को लिखने की बजाय यहाँ पर आप सिर्फ सीधा डी भी लिख सकते हो, बट मैंने लिख दिया ताकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी आप देखो, इन दोनों में अगर आप सिमिलरिटी निकालना चाहो, इसको भी अगर मैं बीटा की फॉर्म में लिख दूँ तो आपका आ जाएगा अल्फा एक्स है डिवाइडेड बाई म्यू माइनस एन टी। ठीक है, और हम अगर एक्स एन की बात करेंगे तो एक्स एन हमारा अगेन वही आ जाएगा, ये वाली चीज़। ठीक है, मोर एंड लेस उसको अगर आप पुट करके करोगे, इधर उधर सब्स्टिट्यूट करके कुछ अजम्पशंस करके, तो सेम सेम फॉर्मूला ही आते हैं। ठीक है, तो खैर चलिए अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द पाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द इंटरफेरेंस इज ऑपरेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स एंड द वेवलेंथ इज 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल सोर्सेज इतना, द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड। देखो भाई, अब आपसे इसमें क्या कहा गया है कि आपका जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्जर्व हो रहा है वो आपका 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जर्व हो रहा है सोर्स से। सपोज अगर आपका यहाँ पे सोर्स था, ठीक है, यहाँ पे आपका बाई प्रिज्म आ गया, यहाँ पर ये स्क्रीन आ गई, तो ये टोटल आपके सोर्स से यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, मतलब 12 सेंटीमीटर दूर। तो इसका मतलब कैपिटल डी कितना आ गया, 12। वेवलेंथ आपको गिवन है 500 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज, मतलब आपका S1 S2 दो सोर्स थे, इनके बीच का डिस्टेंस डी था, ये भी आपको गिवन है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, आपको इसमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ फ्रिंजेस कंसर्न द स्क्रीन ऑफ द। आपसे स्क्रीन की लेंथ दी गई है 30 और पूछा गया है इसमें आपकी नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेगी। अब देखो, हमने नंबर ऑफ फ्रिंजेस या लेंथ का तो कोई फॉर्मूला देखा नहीं है, हमने देखा है फॉर्मूला किसका, फ्रिंज विड्थ का। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे पास एक है, कुछ स्केल है 10 सेंटीमीटर का है, इसमें मैंने 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बनाए हैं, तो आप ये बता सकते हो टोटल ब्लॉक कितने होने होंगे। एक ये 2 सेंटीमीटर का, एक और 2 का, एक और 2 का, एक और 2 का, तो 1 2 3 4 5 आपने बता दिया कि 5 ब्लॉक बने हैं। कैसे बताया, 10/2 करके। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मुझे अब ये चीज़ पता है कि ये मेरा जो है 30 का है, ठीक है, इसमें अब देखो, जैसे ये वाला यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 आपकी टोटल लेंथ है, आपके 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक बने हैं, मतलब आपका विथ जो है 2 सेंटीमीटर की हो गई और टोटल इसकी 10 हो गई इसकी लेंथ। तो आपकी टोटल नंबर कितने बने, इसमें से 10/2 करके आपने निकाल लिया। अब सपोज़ मैं आपसे कह दूँ कि यही आपका स्केल 10 का था, इसके अंदर आपने 5 लाइनें खींची, तो आपका टोटल जो ब्लॉक बना उसका साइज़ क्या होगा, समझ रहे हो। टोटल इसकी लेंथ 10 थी, इसमें से अगर आपने 5 लाइनें खींच दी तो एक ब्लॉक का साइज़ कितना होगा। तो टोटल लाइन हमारी 10 थी, इसमें से हमने 5 लाइनें खींच दी, तो एक ब्लॉक का साइज़ आ गया 2। इसका मतलब अगर टोटल लेंथ हमारी स्क्रीन की 10 थी, 5 उसमें हमारी फ्रिंजेस बनी, तो एक फ्रिंज का साइज़ कितना आ गया 2। तो हम अगर फ्रिंज विड्थ की जगह हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, L बाय मतलब लेंथ अपॉन में जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं। ये चीज़ हालांकि अभी पता हमें ये भी नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हम बीटा की जगह ये लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम अपना जो बीटा, जो आपका ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इस बीटा की जगह हम पुट कर देते हैं लेंथ अपॉन में एन इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। अब इसमें अगर आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो लेंथ आ गई 30, एन तो हमारी नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालना है, आपका ये कितना आ जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻9 इंटू कैपिटल डी आपका कितना है 12 डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल डी कितना है 0.1 मिलीमीटर में, तो 10⁻³ ठीक है। इसको आप कट कर लेना, सॉल्व कर लेना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 500। ठीक है, शिट मैंने इरेज कर दिया। आंसर आपका कितना आ जाएगा 500।
ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द मैंने बताया था ना, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में डायमीटर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, आपकी जो डायमीटर है ब्राइट रिंग की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देती हूँ ब्राइट रिंग का। क्या फॉर्मूला होता है, 2n, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा आर बाई बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था हमारा। अब हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इवन नंबर और नंबर, ओके, लैम्डा का काम नहीं है, आर का काम नहीं है, म्यू का भी काम नहीं है, क्योंकि हमारा इसके ऊपर पूछा गया है। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये डी स्क्वायर हमारा अगर हम 2n माइनस 1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बताइए ये आपका इवन का टर्म है या ऑड का टर्म है। मैंने आपको पूरा वेव ऑप्टिक्स में बहुत अच्छी तरह बताया है कि इवन का टर्म हमारा 2n होता है और ऑड का टर्म हमारा 2n प्लस या माइनस 1 होता है। ठीक है, तो हमने -1 लिया है यहाँ पर। तो हमारा डायामीटर का स्क्वायर आता है इसके इक्वल। अगर हमें सिर्फ डायामीटर निकालना होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये वाली गलती मत कर देना। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, लेट मी चेक द टाइम, गाइस कितना हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद बंद करती हूँ इसको मैं। सॉरी। द डायनेमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द रेस्ट मास इतना है, स्पीड ऑफ इतनी। आप ये मूवी देखो, अगर आपको इस तरह का टर्मिनोलॉजी दिख जाता है, रेस्ट मास दिख जाता है, तो वो आपका हो ना हो रिलेटिविटी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब रिलेटिविटी के क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, अब रिलेटिविटी का क्वेश्चन करने का आपका क्या तरीका होता है, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला। आपका डायनेमिक मास पूछा गया है, मतलब मास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका m0। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है मास का, और आज जो मैंने आपको रिवीजन करवाया है ना रिलेटिविटी का, उसमें भी ये फॉर्मूला लिखवाया है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे डायनेमिक मास निकालना है, हमें रेस्ट मास m0 जो है वो ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम एज इट इज इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस मूविंग विद स्पीड, मतलब स्पीड v इक्वल्स टू आपको 0.8 सी दी है, तो 0.8 सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे ना, जब इस पूरे नीचे वाले टर्म को, मैं भी सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, मगर यह आ जाता है 0.6। ठीक है, कैसे आएगा देखो, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, 0.8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0.64, 1 माइनस 0.64 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.36। अब ये अंडर रूट के अंदर है, इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 0.6। है ना, अब देखो आपका, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, मास आ गया m0 बाई 0.6। अब आप इस पॉइंट को हटाओ और ऊपर एक जीरो लगा दो, जीरो लगाएंगे तो मतलब 10 ऊपर लिख दिया हमने, क्योंकि खाली जीरो का लगाओगे, कोई ऊपर नंबर तो है नहीं। अब इसको अगर आप कट करोगे, 2 की टेबल से काट लेते हैं, तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, तो कितना आ गया आपका 5/3 m0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो गाइस देखो, मैं इसको वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। एक आपको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पूरा समझा दिया मैंने आपको इसी में, और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी पार्ट, वो पूरा समझा दिया। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ मिस मत करना। ठीक है, वही मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाई तो कम करवाऊंगी, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, लाइक अभी हम देखो वेव ऑप्टिक्स का कितना सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया। ठीक है, रिलेटिविटी भी हमने कवर करी यहाँ पर। अभी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें, मैं आपको करवा दूँगी, सो यू डोंट टेक टेंशन। और बाकी दैट्स इट गाइस, अब कल मिलते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5 AM एंड आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 7 और 8 बजे तक तो उठना ही पड़ेगा, तो इसीलिए आई हैव टू स्लीप फॉर 2-3 आवर्स। तो गाइस फिर अब आपसे मिलते हैं कल, जैसे भी टाइम मिलेगा वीडियो में, और आपके बाकी के क्वेश्चंस करवा दूँगी। सो तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उसको करिए, रिवाइज़ करिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, लंबा लेक्चर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे का वीडियो होता है ना, वो देखा नहीं जाता है, शॉर्ट वीडियो आप आराम से देख लोगे। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पार्ट, आपको थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है, तो गाइज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।